Hello everyone. I welcome you all to this particular session, and in this particular session I have a very special guest. I have with me Ayush Gupta. Ayush is a pass out from IIT Delhi, and Ayush has secured the 98th rank in his attempt. Was his second attempt. In the previous attempt, he was a part of the services. He was selected in the reserve list. And the unique thing about Ayush's achievement is not that he is from IIT Delhi, in the sense that I personally feel a lot of people from IIT Delhi are securing very good ranks year on year. But more than that, this year in the optional, Ayush has secured, in the political science optional, Ayush has secured 289 marks, which by any stretch is a very commendable achievement in political science as an optional. So firstly, let me congratulate Ayush. Thank you. The fact that you scored 289 in political science coming from IIT kind of gives you the belief IIT वाले कुछ भी कर सकते हैं types. Nice. So firstly, congratulations to you. And Ayush comes from the state of Madhya Pradesh. He comes from Devas. He comes from the Hindi heartland of India. Somebody who comes from the land of a predominantly Hindi-speaking state. So Ayush की एक journey है which, as I was trying to understand from him, is a very inspiring journey. And we will be talking in this session to him predominantly about political science as an optional, about answer writing, about how to use the political science test series and crash course also, because he's been Shubhra ma'am's student for political science classroom course as well as test series and crash course. So we'll talk to him about all of that. But like we in political science say that every thinker is a product of his times, Ayush is also a product of his land. तो पहले आयुष से हम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जब आप आईआईटी में थे या जब आपने कैसे डिसाइड किया प्रिपरेशन करने का, हाउ डिड यू डिसाइड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, और हाउ वाज इट दैट योर एक्सपीरियंस इन आईआईटी दिल्ली काइंड ऑफ फैसिलिटेटेड योर प्रिपरेशन? सर, आईआईटी आने के पहले तो यूपीएससी का मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था, पर आईआईटी आने के बाद ऐसा देखा कि स्टूडेंट्स इसकी काफ़ी तैयारी करते हैं, और फिर जैसे मुझे खुद को पहले से जनरल नॉलेज और न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट था, तो इसका सिलेबस देखा तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, और फिर लगा कि ये पढ़ लेंगे तो ये भी आ जाएगा और हो सकता है आगे कुछ अच्छा भी हो जाए। तो उस तरह से फिर धीरे धीरे प्लान बना, और फिर जैसे कोई सीनियर जिनका सिलेक्शन होता है तो उससे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, तो इस तरह से यूपीएससी करने का प्लान हुआ। और जब आप यूपीएससी की तैयारी चालू कर रहे थे तो आपने फाइनल ईयर आईआईटी में फाइनल ईयर में आपने फुल फ्लैश एफर्ट देना चालू कर दिया था? हाँ, मतलब मैंने थर्ड ईयर में जीएस की कोचिंग ली थी, और फाइनल ईयर में मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी। तो 7th सेमेस्टर में ऑप्शनल की कोचिंग थी, और लास्ट सेमेस्टर मुझे मतलब कोर्सेज भी नहीं थे कॉलेज के, क्योंकि मैंने सारे कोर्सेज सेकंड और थर्ड ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा किए थे। तो उससे मुझे 6 महीने का टाइम मिला था जिसमें मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करी, और प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया, जस्ट कट ऑफ के ऊपर था, बट इट वॉज इनफ। फिर मेंस लिखा और मेंस भी क्लियर हो गया, एंड देन आई हैड द चांस टू गिव इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू के बाद लॉकडाउन लग गया, तो रिजल्ट बहुत लेट आया, अगस्त में आया, और उसमें मेन लिस्ट में मेरा रिजल्ट नहीं आया था। तो थोड़ा ऐसा मतलब लगा कि गलत हुआ, पर अगला प्रीलिम्स आने वाला था, और पहले अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचने के कारण थोड़ा मोटिवेशन और ज़्यादा था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो काफ़ी चांसेस है कि हो जाएगा। फिर प्रीलिम्स के 2020 प्रीलिम्स के बाद 2019 की मार्कशीट आई थी, तो उसमें मेरा 8 मार्क्स से कट ऑफ से रह गया था। तो फिर ऐसा लगा कि 8 मार्क्स तो हम किसी भी सब्जेक्ट में मैनेज कर सकते हैं, और स्पेशली मैंने ऑप्शनल में देखा तो पेपर 2 में तो मेरे अच्छे मार्क्स थे, 133 था, जो ठीक था, लेकिन पेपर 1 में मेरे 110 आए थे, और वो काफ़ी नीचे था जो स्टैटिक पार्ट में आना चाहिए था उससे। तो मुझे लगा कि एक ही ये पेपर अगर इसी की मैंने तैयारी कर ली तो नेक्स्ट टाइम कम से कम मेन लिस्ट में तो नाम आ ही जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज से टेस्ट देना स्टार्ट किए, क्रैश कोर्स था, उसमें मैम के टेस्ट देखे, डिस्कशन देखा, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। तो पेपर 1 में मेरे इस बार 156 आए हैं, जो ऑलमोस्ट 40 मार्क्स के अराउंड ज़्यादा हैं, तो मेरा डायरेक्ट ही उससे ही काफ़ी फ़र्क पड़ गया। तो हम टेस्ट सीरीज में मतलब बिकॉज आपने जब पहली बार अटेम्प्ट दिया था तो उसमें आपके ऑप्शनल में यू गॉट 242, यस, है ना, और इस बार यू आर 289, तो वो 40 मार्क्स का ऑप्शनल में डिफरेंस फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में ही आ गया, एंड दैट इटसेल्फ हैड अ बिग रोल टू प्ले। हाँ, तो विल टॉक अबाउट आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि if a man is a product of his times, or thinker is a product of his times, तो
इससे पहले कि हम आंसर राइटिंग और चीज़ों के बारे में बात करें, तो जब आप आईआईटी में थे तो और जब आप यहाँ प्रिपरेशन करने आए, तो हम शुभ्रा मैम ऑफन सेज दिस, और हमारी ये भी बात हो रही थी कि यू नो द थिंग इज दैट द माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप यहाँ तैयारी करने आ रहे हैं तो आप क्या माइंडसेट लेके आ रहे हैं तैयारी करने। तो जब आप यहाँ तैयारी करने आए, यू नो व्हेन यू, बिकॉज यू आर इन आईआईटी और आप कटवरिया सराय में ही रहते थे, देन यू कम टू राजेंद्र नगर टू प्रिपेयर एंड ऑल ऑल्सो, सो व्हाट वाज योर माइंडसेट? क्या सोच लेके आप आते थे कि क्या अगर होगा तो कैसे, नहीं तो कैसे, क्या? मेरा ऐसा मानना था कि ये एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपका रेगुलरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं सोचना है कि ये बनना है वो बनना है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है उसको करना है, और फिर उसे करोगे तो अपने आप कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता है तो कुछ सीखने को तो मिला ही है, उसका कहीं ना कहीं बाद में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। मतलब द थिंग वाज दिस कि कई बार बिकॉज स्टूडेंट्स कम टू अस आस्किंग दिस कि सर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो माइंडसेट नहीं था। हाँ, क्योंकि ये नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा और कुछ और भी अच्छा ही होगा। तो अगर ये माइंडसेट रहे तो पॉजिटिविटी भी आती है ये इसी चीज़ को देने के लिए, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा लीनियंट हो जाओ कि ये नहीं तो कुछ और होगा, लेकिन फोकस यही रहना चाहिए कि यही होना चाहिए, और बैक ऑफ द माइंड ये भी रहना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो कुछ और तो हो ही जाएगा। तो ये बात मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ बिकॉज यू नो जब आयुष ये बात कह रहे हैं तो ही हिमसेल्फ पॉइंटेड आउट कि ये पॉइंट नहीं है कि अगर अच्छा नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वी डोंट गिव आवर 100% है, वी गिव आवर 100%, बट विद द होप एंड माइंडसेट कि वी आर गिविंग आवर 100%, विल ग्रो। हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कुछ और ही अच्छा होगा, बट वी गिव आवर 100%, राइट? तो आई थिंक विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये भी, और जब आप, और क्योंकि शायद जब आप इस माइंडसेट के साथ जाएंगे और अपना 100% देंगे तभी एग्जाम में एक सेल्फ बिलीव बना रहेगा अपना। एंड सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंस दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं, उसी के बाद आप कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई, एंड सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। वो मोटिवेशन रखने के लिए माइंड से जरूरी है, वो बुक्स और सोर्सेज के आगे की कहानी है। नाइस। सो ओके, now coming now particularly to another question, because before I come to political science, जैसे because in first attempt in political science you got 242, in the second attempt in political science you got 289, which is one of the highest marks in political science, right? Or political science is like a very core social sciences optional, Yes. which requires you to write answers and all these things. तो आपको, and you come from a Hindi speaking belt, जैसे आप मध्य प्रदेश से आते हैं, देवास से आते हैं, और आईआईटी में भी पीपल डोंट डू टू मच ऑफ आंसर राइटिंग। ऐसा तो नहीं है कि यू डू टू मच ऑफ सोशल साइंस आंसर राइटिंग। तो आपको कभी ऐसा लगा कि लैंग्वेज इज़ अ बैरियर? क्या आपको ऐसा लगा कि अगर आई एम नॉट somebody who's शेक्सपियर इन इंग्लिश, तो इज इट गोइंग टू हैम्पर योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, या आपने उस चीज़ को टैकल करने के लिए व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? सर, तो पहले तो मीडियम डिसाइड करना था, एंड दो ही लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और हिंदी, जो मुझे आती थी, और हिंदी मीडियम से मैं नहीं था तो हिंदी अपने आप ही एलिमिनेट हो गई। तो अब बचा ही था कि आंसर लिखना है और आंसर इंग्लिश में ही लिखना है, तो अब आगे ही बढ़ना है। तो फिर जैसे उसमें जीएस, एसए और ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट हैं आंसर लिखने के लिए। तो जैसे जीएस में मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ही 2-3 पार्ट में होता है, और अगर हर पार्ट को आप एड्रेस करोगे 150 वर्ड्स में, इवन इन 250 वर्ड्स, तो आपके पास मैटर इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे और कीवर्ड्स के आसपास ही रिवॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल हम डायग्राम बना के आंसर लिखते हैं या इस तरह से कुछ करते हैं, तो उसमें ऐसा रहेगा कि आपका फोकस बस आंसर, मतलब जो कीवर्ड्स हैं उसके आसपास रहेगा। तो जीएस में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई। इवन इन जैसे ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में भी आप अगर कंसेप्ट्स आपको अच्छे से आते हैं और आप उसको अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और सिंपल लैंग्वेजेस, जैसे काफ़ी हाई फाई लैंग्वेजेस भी नहीं चाहिए, लेकिन एक बेसिक सी लैंग्वेज तो होनी चाहिए। तो अगर आप अपने आंसर्स को, अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इट विल बी ईजी टू डू इन एनी मीडियम यू वांट। एंड इवन दैट कि आपको प्रैक्टिस तो चाहिए। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 109 थे और सेकंड में 156 थे, तो उसमें मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बस इसलिए नहीं की होती कि मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए, मतलब हर बार आपको इम्प्रूवमेंट लाना होगा। जैसे एक आंसर लिखा, उसके बाद जो आपका दूसरा आंसर है, तीसरा आंसर है, तो
हर स्टेप पे कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, तभी आगे जाके कुछ बात बनेगी। और ये है कि आंसर राइट मतलब ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज इज सम बैरियर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आई डोंट थिंक सो। रिसोर्सेज में कभी हो सकता है कि किसी रीजनल लैंग्वेज में रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं हो, हाँ। लेकिन थोड़ा बहुत कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम में फ़ायदा तो होता है, हाँ। बट अगर आपको करना है तो वो सारे ऑब्स्टिकल्स भी क्लियर करना ज़रूरी है। वो सारे और इट्स नॉट समथिंग जो विच इज सच, और इट्स नॉट अ बैरियर जो आप मेहनत से ओवरकम मेजरली नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज आई थिंक दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड लैंग्वेज एंड जो आपकी वोकैबुलरी है वो भी आप धीमे धीमे बिल्ड कर सकते और आपको कोई बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स और ये सब चाहिए भी नहीं होते। एक सिंपल लैंग्वेज में आपका आंसर होना चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर सको, आप समझा सको कि आप क्या कहना चाहते हो, तो उससे हो जाता है। Great. So I think that's also a very important misconception, that students carry around in their minds for a long time. And thank you for clearing that. Now coming to the answer writing and pol science. So in political science, the first thing that we want you to answer for the benefit of the students who are watching this is कि while doing the test series, और क्योंकि आप crash course political science crash course and test series you did with Shubhra ma'am, right? So what do you think is the right way to use the test series कि students can make the maximum out of the test series? सो टेस्ट सीरीज़ के साथ एक बार रिवीजन हो जाता है किसी भी चीज़ का, मतलब जैसे आप कोई टेस्ट है वो अच्छे से सॉर्ट आउट होता है कि इसमें ये वाले 3 या 4 थिंकर्स आएंगे, तो बिफोर गिविंग टेस्ट यू कैन रीड दोज थिंकर्स, देन यू कैन राइट अ फ्यू आंसर्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, देन यू कैन गिव द टेस्ट एंड इन द टेस्ट यू राइट द आंसर्स. After the test comes, ma'am will discuss the paper with you. So just don't go by what the evaluator has given you the marks. You see if your answer can be matched with what ma'am has explained in the class, and if you are able to maintain that level, it is very good for you. So what you are saying is कि even if you're joining the test series come crash course, don't just go into the test series and start writing. First revise the subject, Yes. try to write a few previous year questions, Yes. then go in the test series. Write the test and don't just go by what the evaluator is giving, because ma'am gives every question she explains. Yes. So match your answer yourself with Yes. what is the flow that ma'am is explaining. Yes. Because once you do that, then you will realize कि आपको क्या और कितना Yes. लिखना है. Because I think that's an extremely important point कि ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा और बस उसी से हो जाएगा. मतलब instead of writing more and more tests, the focus should be on increment in every test what you write. So every test the next test should not contain the same mistakes which have been repeated in the last test. So step by step improvement will definitely get you good marks. And ये नहीं है कि बस आपने टेस्ट पेपर किया और इवैल्यूएशन देखा, नहीं. वॉच मैडम्स लेक्चर, उसका करस्पॉन्डिंग, क्योंकि उससे आपको फ्लो का Yes. समझ में आए. And in political science answers, the flow and the grand picture which we understand about any question is more important than the what is asked. So in this way it comes only with the practice and by listening to ma'am's lectures. So in this way only answers can be improved. So because I think that's a very important point. Now एक और चीज़, because students ask this so you did your the PSR classes Yes. in your final semester, right? Seventh seventh semester, right? Pre-final semester. तो आपने एक बार पहले क्लास कर लिया था, हाँ. फिर आपने प्रीलिम्स के बाद वापस से क्रैश कोर्स कम टेस्ट सीरीज किया. तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग इज कि कई स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द राइट टाइम टू जॉइन द टेस्ट सीरीज, कब उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए. सो व्हाट इज योर सजेशन टू देम? सी इन माय केस ऐसा था कि 4th ईयर में मैंने क्रैश कोर्स किया मैम का, लेकिन अब मेरा नेक्स्ट टारगेट प्रीलिम्स था क्योंकि उसके लिए भी पढ़ना ज़रूरी था. लेकिन जो लोग एक साथ जीएस और इसकी कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज़ भी साथ साथ ज्वाइन कर लीजिए, और जैसे जैसे टॉपिक्स ख़त्म हो रहे हैं उनके टेस्ट आप दे सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक अगर पॉलिटिकल थिंकर्स का ख़त्म हो गया है तो उसका टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं. ये ज़रूर हो सकता है कि जब आप पूरा ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेंगे तो थिंकर्स में आप थ्योरी के कंसेप्ट भी इन्वॉल्व करके लिख सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए अगर आप थिंकर्स को अच्छे से समझ गए और उनके आंसर्स लिख दिया तो ये आगे वाले टेस्ट में भी आपको हेल्प करेंगे. Okay. So basically you're saying that either once you've done a major chunk of thinkers, then you can go towards
Yes, you can. After every topic, you can write the questions of the topic. हाँ. So in this So, test series is also हाँ. planned in such a way only. And so you can use the test series even after doing a major chunk of thinkers, Yes. or after every topic, at least you can try to, if you want, you can try and write the previous year questions. Yes, that because in political science it is a static topic, and the questions related to thinkers will not change. So you can write it again and again, because with every time you attempt the question, there will be some or the other improvement. So it can be started just after completing the topic. And the thing that you think also is this, because students ask us this कि हाँ sir मैंने पहले ना after every thinker I'm writing answers, but मतलब if you just keep writing answers is not enough. You have to get that feedback on that answer. हाँ, feedback is also very important, because only after you have to evaluate what you write, and we are not the best evaluator. So either you have the model answers, or you have the evaluation, or you have ma'am's lectures. So anything, at least some or the other kind of evaluation is Even if you are self-evaluating, there must be a model answer जिससे आप evaluate करें. Yes, yes. And one thing also that you are saying in answer writing for Pol Science is कि it's not about writing how many questions you're doing. You can use the same question and again try to write the answer to that also. Yes, because every time you write, there will be something extra which you can understand, and with time you will improve the understanding of any topic. So while repeated answer writing, you can improve your marks. And while trying to repeat writing the answer for the same question also. The same question, yes, the same questions you can practice 2 or 3 times, and only basis of this you will be able to analyze what mistakes you did in last, or if not mistakes, what you left or what you added which was not required. So gradually only your marks will improve, and these are around 10 or 15 questions in every paper, and even half marks, if you are able to increase, then 10 to 15 marks can make a big difference. Okay. Now the next thing is about कि in the first attempt you got 242 in Pol Science and second attempt 289. Yes. तो आपने पहले अटेम्प्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और सेकंड अटेम्प्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बीच में ऐसा क्या किया जिससे यू फील, क्योंकि हमारी बात हो रही थी, आपने बताया कि फर्स्ट पेपर जो थ्योरी वाला पेपर था उसमें यू गॉट 110 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड द सेकंड अटेम्प्ट यू गॉट 156, एंड 156 इन थ्योरी पेपर इज अ वेरी गुड स्कोर. तो आपने दैट 242 टू 289 की जर्नी में ऐसा क्या डिफरेंट किया कि आपके थ्योरी के मार्क्स बढ़े? See, some people consider that theory part is tough to understand, but it is also to be seen that in theory the questions are repeated. So not only you will get the exact questions which have already been appeared in previous years or the test series, but you will get the questions related to the same topics. And so for that, if you start practicing, if you read notes again and again, and after this only you can develop your concepts, and only after that marks can be improved. तो आपने जैसे जब पहली बार दिया था, तो पहली से दूसरी के बीच में आपने ऐसे क्या चेंजेस किए अपनी स्ट्रैटेजी? मैंने चेंज तो ऐसा किया कि मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, लास्ट में मैंने सिर्फ क्रैश कोर्स लिया था. तो क्रैश कोर्स में 1 या 2 टेस्ट होते हैं और एक फाइनल में होता है, तो उससे एक साथ ही पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, मतलब पेपर 1 एक साथ कवर हो जाता है. तो उसमें अलग अलग के लिए टाइम नहीं मिलता है. लेकिन जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें 2 या 3 टॉपिक का मिला के एक टेस्ट होता है, तो हर टॉपिक को काफ़ी डिटेल में आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं. और मैम के साथ ऐसा है कि मैम खुद डिस्कस करती है, तो तब एक्सप्लेन भी करती है. और सोशल साइंस या किसी भी सब्जेक्ट का ऐसा होता है कि आप जितने बार उसको पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और आंसर्स में जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छा आउटपुट होगा. तो जितनी ज़्यादा आप टेस्ट लिखते हो या जितने ज़्यादा आप पढ़ते हो बार बार, उतना फ़र्क पड़ता है. तो मैंने जैसे टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो टेस्ट सीरीज़ देने के साथ साथ उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ. मतलब आप कह रहे हैं कि आपको सेकंड अटेम्प्ट जब आप दे रहे थे तो आपको टेस्ट सीरीज देने का टाइम मिला, जब तक आप कई बार रिवाइज भी कर चुके थे, और टेस्ट सीरीज में आपने डिलीजेंटली लिखा और मैम के लेक्चर से करस्पॉन्ड करा, जो टेस्ट डिस्कशन, तो उससे काफ़ी आपको फाइन ट्यूनिंग हो गया. और आप ये भी कह रहे हैं कि थ्योरी के पेपर में बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो उसके लिए एक आंसर प्रिपेयर कर पाना थोड़ा आसान हो जाता है. राइट, great. And apart from the students keep asking us, sir, is madam's notes enough? Is this enough? Is that enough? So, usme what was your approach? Yes, I did not refer to any other course except from madam's notes.
तो मैम के नोट से आप उन्हें 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, तो उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और सभी चीज़ में मतलब नोट्स इतने क्रिस्प और कंसाइज होते हैं कि उसके बाहर जाने का टाइम भी नहीं मिलेगा और जाने का फ़ायदा भी नहीं है, तो उसी नोट से पढ़ के ही पेपर क्लियर हुआ है। बिकॉज अल्टीमेटली देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, आपको GS जनरल स्टडीज भी पढ़ना है, आपको और इतनी चीज़ें पढ़नी है कि आप वो जो आपका टाइम बच रहा है वो आप अगर उन पे लगा लें तो शायद आउटपुट बेटर आ जाए। लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट ऐसे द अदर टाइम कि बच्चे एट टाइम्स डिस्काउंट कर देते हैं, ऐसे की तैयारी नहीं करते हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हिच कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। People study, give more and more time to history, geography. They are also important and time is required. But people generally ignore topics like essay, which also contains the same amount of marks as others. So सभी चीज़ों पे बराबर focus देना चाहिए. And if we see the last 2 years trend, it has been observed that GS में भी मार्क्स आ रहे हैं और ऑप्शनल में भी आ रहे हैं, तो किसी एक को इग्नोर करके सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब तक अच्छी रैंक नहीं आएगी आपको वापस वो एग्ज़ाम देने का मन करेगा। तो सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा और सभी पेपर्स को आपको इक्वली टाइम देना होगा। तो मतलब आपको जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें ये नहीं है कि ऑप्शनल की किताबें एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़े जा रहे हैं जिसका रेलेवेंस नहीं है, उस टाइम को आप यूटिलाइज जनरल स्टडीज़ के लिए। क्योंकि मतलब ऐसा बहुत होता है कि किसी टॉपिक के साथ एकदम इमोशनली अटैच हो जाते हैं और उसको ही पढ़ते रहते हैं, तो वो यूटिलिटी भी होनी चाहिए कि इतना पढ़ने पे हमको कितने मार्क्स आएंगे। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री है, अगर वो बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, वो एक बात अलग है, लग भी सकता है, लेकिन उसके क्वेश्चन ही 1 या 2 आ रहे हैं तो उसको भी उतना टाइम दो जितना किसी पॉलिटी या ऑप्शनल को दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ थोड़ा मैनेज करना, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, बिकॉज उसके 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कई बार नहीं आ रहे हैं, तो बेटर है कि उसको आप सिलेक्टेड नोट से पढ़ लें रादर देन कि उसके लिए नॉर्मल लूप खोल रहे हैं या कोई बुक खोल रहे हैं। तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि इतने इनपुट पे कितना आउटपुट मिल रहा है, और अगर इनपुट ज़्यादा और आउटपुट कम है तो आप इनपुट कम करिए और किसी और जगह लगाइए जहाँ से आपको ज़्यादा आउटपुट। आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल कॉल एज स्ट्रैटेजी। हाँ, this is the core of strategy for every aspirant is same, but the method in which they use it is different. So your focus should only be at the maximization of marks, and whatever extra knowledge someone wants to have, they can have it after the results also. बहुत टाइम है उसके लिए, right? Great. So I think this is something which is very important preparation, क्योंकि अक्सर बात यही होती रहती है कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, बट परहैप्स क्वेश्चन ये भी पूछा जा रही है किन सब्जेक्ट्स, किन चीज़ों के लिए आप बुक्स मत पढ़िए, क्योंकि शायद इंटरेस्ट आपका होगा बट इट विल नॉट रीप दैट काइंड ऑफ बेनिफिट। हाँ, क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट को ही बहुत अच्छा लग रहा है तो बाद में और भी ऑप्शन है उसमें पढ़ाई करने का, लेकिन अगर सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम आपका टारगेट है तो फिर एग्ज़ाम के हिसाब से ही तैयारी भी करना पड़ेगी। एंड एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स और पैटर्न, इसको आप तो प्रीवियस ईयर्स पेपर से ये पता पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेटेज पता पड़ेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यूज़ करके ही एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है और उससे ही मार्क्स आएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट आप ब्लाइंडली पढ़ना चालू कर दिया बुक उठा के, यू फर्स्ट सी द पेपर, फर्स्ट सी द क्वेश्चंस, और फिर वेटेज के हिसाब से आप डिसाइड करिए आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है। यस, और वेटेज भी होता है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो कितना स्कोरिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे एंशिएंट हो गया, तो आप कितना भी पढ़ लो, अगर उसमें 3-4 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम टाइम्स आपके क्वेश्चन उसमें गलत जा सकते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी हो गया तो उसमें अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, ज्योग्राफी हो गया उसमें आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, तो उसमें मार्क्स आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो जो आपको आउटपुट ज़्यादा देंगे, कि एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स इज व्हाट मैटर्स। So this is what I call, I think this is what these people have mastered the art of strategy, or mastered the art of taking the exam, कि ये नहीं है कि mindlessly कि किताब उठा रहे हैं। और I think this is a very valuable lesson, क्योंकि हमारे पास when students come they ask us this question, सर और क्या पढ़ लें, और आप और हम we keep emphasizing कि नहीं, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो, इन कंपैरिजन पे ज़्यादा पढ़ो, और रिस्ट्रिक्ट करके सोर्सेज से उससे क्या मैक्सिमम कर सकते हैं। अच्छा, तो एक बड़ा मूल पॉइंट है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए प्लीज डोंट रीड एनी बुक, राइट? एंड फॉर थिंग्स लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री, थिंग्स लाइक अदर टॉपिक्स वेयर आउटपुट इज रिलेटिवली लेसर, you can study, it is also important for concepts in other मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के कंसेप्ट पॉलिटिकल साइंस में आएंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट
एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. हाँ मतलब उसके लिए मतलब नो नीड टू गो आउट एंड रीड फुल स्ट्रेच अ नॉर्मल लो एंड Yes. यू जस्ट स्ट्रेचिंग योरसेल्फ टू मच, राइट. आप एनसीईआरटी की कोल्ड वॉर एरा हिस्ट्री और उससे भी आपको एक ब्रॉड कोचिंग नोट्स भी होते हैं, वो भी है, sufficient उसको होते का हैं. कोचिंग नोट्स. और अगर आप जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पे कोई टेस्ट हो तो एक आध दो टेस्ट देंगे तो उसमें 20 क्वेश्चंस में मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाते हैं. So for topics like internal security also for that matter, or for these things, आप टेस्ट सीरीज को टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जो नोट्स होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं. तो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे सोशल इश्यूज वाले हो गए, तो जनरली उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है, थोड़ा डेटा होता है, थोड़े बहुत कंसेप्ट होते हैं, करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो उनके थ्रू ये किया जा सकता है. ग्रेट. आई थिंक बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पता ये भी होना चाहिए कि सब्जेक्ट किन चीज़ों के लिए बुक्स नहीं पढ़नी है, किन के लिए सिर्फ नोट्स और क्वेश्चन से कर सकते हैं, और किन के लिए आप बुक्स तक जाएं, राइट. So I think that's a pretty important point for everybody who's watching this. So I think this is Ayush, the kind of strategy जब आप लोग बात करते हैं तो समझ में आता है for a lot of people. और given that I think this is something that a lot of people say, even who are seen in the Hindi heartland and even beyond. Because I had to specially request Ayush कि हम थोड़ी बातें हिंदी में भी करें, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट. पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से हैं, Yes. है ना. मतलब यही है कि जैसे हम पहले कोचिंग जाते थे तो किसी टॉपर को देखते थे मैम के साथ, वो लेक्चर देते थे तो लगता था कि ये टॉपर है, हम ये. तो इससे अच्छा ये माइंडसेट हो कि आज ये टॉपर है तो कल हम भी हो सकते हैं, और आज जो लोग देख रहे हैं कल वो यहाँ हो सकते हैं. तो ये कॉन्फिडेंस अगर होगा तो काफ़ी हेल्प करेगा ये. एंड देन दिस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो द जर्नी विल बिकम मोर enjoyable, right? So on this note, Ayush, I think that's a very very important and valuable point कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी, वो आप किस माइंडसेट से उस जर्नी पे जा रहे हैं, काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है, right? And we are very hopeful that Ayush will be joining us around also for a couple of sessions, and Ayush will most likely be recording a separate session Yes. on answer writing, about answer writing strategy for political science, how political science answer is different from a general studies answer. So that is something, because because Ayush sharing his strategy will be very useful, because 289 marks in optional in a year, जहाँ शायद कट ऑफ 15 या 16 नंबर पिछले साल से कम गया है, Yes. right? Because the cut off has also gone down, और उसमें 289 marks लाना, I think it's a commendable feat. So Ayush, congratulations once again, and we hope that from your upcoming video also students will get to learn a lot. Yes. And probably by sharing your notes or videos etc., students will learn a lot, right? So thank you Ayush, and congratulations once Thank again. you.